माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए 2020 की परीक्षा की तैयारी है। मुख्य रूप से यूपी टेट सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण शिक्षा व विज्ञान, जिसे आप इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं, को यहाँ प्रमुख बिंदुओं को प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से यूपी टेट सीटेट परीक्षा के लिए एक गौरवमयी संस्थान अनन्या में अनेक वर्षों से कार्यरत होने की वजह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें आप समस्त लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएं और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं, टेट सीटेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपका इन्वायरमेंटल साइंस। और इस इन्वायरमेंटल साइंस से आपके यहाँ 30 प्रश्नों की अपेक्षा की जाती है, जिसमें यदि आप अनन्या अकेडमी के साथ तन मन से समस्त लोग जुड़ करके पढ़ते हैं तो माना जाएगा आपका अधिक से अधिक अंक अर्जित करना संभव हो जाएगा। और यहाँ पर आप स्वयं होनहार हैं। बस आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि इस भाग से जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, टॉपिक है, मैं उसे आज प्रारंभ करूँगा आप लोगों के समस्त, और जहाँ से एकदम गारंटी के साथ 1 या 2 प्रश्न हमेशा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस अध्याय, इस टॉपिक का नाम है पर्यावरण। में पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल, या इसे ही आप इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल और एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को आप मेनली 5 मंडलों में विभाजित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इसका विभाजन किया जाता है सममंडल, जिसे आप होमोस्फीयर कहते हैं। होमोस्फीयर को आप 3 भागों में विभक्त करते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग समाहित हैं, जिसे आप प्रथम को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग समताप मंडल, समताप मंडल, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर, से आप स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग मध्य मंडल, मध्य मंडल, जिसे आप इंग्लिश में मीजोस्फीयर कहते हैं। और दूसरा मुख्य पार्ट विषम मंडल, विषम मंडल है। इसे आप इंग्लिश में हेटेरोस्फीयर कहते हैं। हेटेरोस्फीयर के अंतर्गत 2 मंडलों को समाहित किया जाता है।
प्रथम आयन मंडल विच इज कॉल्ड आयनोस्फीयर, दूसरा बहिर्मंडल को आप एग्जोस्फीयर कहते हैं, एग्जोस्फीयर। वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, हम लोग वायुमंडल की बात कर रहे हैं, और इस वायुमंडल में टोटल मंडलों की संख्या 5 हुआ करती है। और एक बात आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि यह जैसे आपका सौरमंडल, सोलर सिस्टम एवं एटमॉस्फेयर, ये दोनों ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना पड़ता है। बहुत संभव है सीटेट में प्रायः इसी इंग्लिश को वह हिंदी में लिख देता है, हिंदी में इसी को हिंदी में लिखेगा और यही अंग्रेजी में जस का तस पूछा जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप दोनों का यहाँ पर शब्दावली को याद करने का प्रयास करें। सबमंडल इज कॉल्ड होमोस्फीयर, और सबमंडल के 3 भाग हुआ करते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर एवं मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। दूसरा प्रमुख खंड है विषम मंडल, मीन्स हेटेरोस्फीयर। हेटेरोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड थर्मोस्फीयर। इसे आप उष्मा मंडल भी कहते हैं। और उष्मा मंडल पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि थर्मोस्फीयर के कितने भाग हुआ करते हैं, तो 2 भाग। पहला आयन मंडल, आयनोस्फीयर, दूसरा बहिर्मंडल या एग्जोस्फीयर। इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रायः नाम रटें, प्रयास करें। वह तीसरा यहाँ पर इस मंडल का जो प्रश्न बनता है, अरेंज इट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसे आप निचले क्रम से धरातल से लेकर ऊंचाई के अनुसार निर्धारित कीजिए। इसके लिए आपको यह रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं गैसों का मिश्रण, कंपोजिशन ऑफ गैसेस। यहाँ हमारे वायुमंडल का जो हमारा एक खूबसूरत वायुमंडल है, इसमें गैसों के क्रम में एक गैस की प्राप्ति होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। यह 78.08% की मात्रा में उपलब्ध है, जो कि विच इज अवेलेबल इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन आवर एटमॉस्फेयर। यह हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.95% प्राप्त होती है। 20.95%। इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन O2 जिसे आप लिखते हैं, जिसका अणुसूत्र O2 है, यहाँ 20.95, दिस इज ऑलमोस्ट ब्रांडेड डेटा। आपका एग्ज़ाम माइनस मार्क है और इस माइनस मार्क एग्ज़ाम में समस्त डेटा को आप शामिल न करें, बल्कि ब्रांडेड
जगहों से आप पढ़ें और जो यहाँ लिख दिया जाए इसमें किसी भी प्रकार से आपको परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को आप जीवन प्रदायी गैस, लाइफ प्रोड्यूसिंग गैस भी कहते हैं, वह इसे प्राणवायु या जान गैस भी कहते हैं। यहाँ अगली महत्वपूर्ण गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% प्राप्त होती है और इसका हमारे जीवन में, हमारे वायुमंडल में बहुत बड़ा योगदान है। इसी गैस की वजह से धरातल का औसत तापमान बरकरार रहता है। इट इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। CO2 का धरातल के, पृथ्वी के औसत तापमान बनाए रखने में महती भूमिका है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण है आर्गन। दिस इज आल्सो आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स। हियर इट इज 0.93%। और यहाँ पर आप पाएंगे हीलियम की प्राप्ति 0.0005% प्राप्त होती है, मीन्स 0.005%। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण गैस है जिसको आप हाइड्रोजन कहते हैं। 4 टाइम्स 0.00005% प्राप्त होती है। फिलहाल यहाँ पर अन्य बहुत सारी गैसें हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन व वाटर वेपर। इन सब की जब हम विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे तो उसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे वायुमंडल में आपको ये प्रयास करना चाहिए कि इसके सीक्वेंस को आप याद कीजिए। इससे अगर आप याद करते हैं तो बहुत संभव है यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और आसानी से आप नंबर उठा सकते हैं। जब हम गैसों की बात कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में सामान्य प्रश्न है कि वायुमंडल, जैसे यहाँ अगर चर्चा किया जाए नाइट्रोजन इज मैक्सिमम इन क्वांटिटी, ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक या अधिक मात्रा में उपलब्ध गैस है। यह वर्षा जल के साथ धरातल पर पहुँच कर के मृदा में या घुल करके पेड़ पौधों व वनस्पतियों को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्रदान करती है। इन दिस वे दिस इज वेरी इसेंशियल गैस फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गैस है। तथा ऑक्सीजन, जिसे आप जान गैस या प्राणवायु या लाइफ प्रोड्यूसिंग गैस कहते हैं। CO2, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसे आप, यह धरातल के औसत तापमान बनाए रखने में भूमिका निभाता है। इसी के साथ हम लोग एक और महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। इस प्रश्न में कोई दम नहीं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आपको मेरिट से बाहर ढकेल सकता है। जैसे जब हम गैसों की ही चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि गैसों को आप दो भागों में विभाजित करते हैं। एक को आप सक्रिय गैस और दूसरे को आप अक्रिय गैस, एक्टिव गैसेस एंड इनर्ट और नोबल गैसेस। और जब आप इनर्ट गैसेस या
यहाँ पर अक्रिय गैसों की आप चर्चा करेंगे तो अक्रिय गैसों की कुल संख्या हुआ करती है 6। टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस और 6। इनकी संख्या 6 हुआ करती है। लेकिन 6 जानने से पहले आप जाने कि वायुमंडल की सबसे भारी गैस रेडॉन है, विच इज मेटालिक गैस। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन है? यह रेडॉन हुआ करती, आर्यन, जो कि धरातल पर ऐसे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में भूकंप आने वाला होता है, वहाँ के वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। वह सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन सी हुआ करती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन स्वभाव से इट इज एक्टिव गैस। हाइड्रोजन किस श्रेणी या कैटेगरी में आती है? सक्रिय गैस, एक्टिव गैस। एवं सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की इनर्ट गैस है हीलियम। कौन सी है? हीलियम। इसे आप याद के लिए रहिएगा। रेडॉन इज आल्सो अ इनर्ट गैस। रेडॉन भी एक अक्रिय गैस है। और इन 6 गैसों में इन्हें याद करने के लिए आप प्रायः 6 नाम बता पाने में अपने को असक्षम महसूस करते हैं। तो इसके लिए यदि आप एक ट्रिक प्रयोग कर देंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। जैसे हाय रे नीलम अकड़ के जीना रे, हाय नीलम अकड़ के जीना रे, हाय नीलम अकड़ के जीना रे। जैसे ही आप इसे याद करेंगे, हाय रे नीलम अकड़ के जीना रे, यहाँ हाय डिनोट यची, यची मीन्स हीलियम, और नीलम मीन्स यनी, यनी मीन्स नियॉन, यनी मीन्स नियॉन, और अकड़, अकड़ डिनोट, डिनोट AR, AR मीन्स आर्गन, व के डिनोट KR मीन्स क्रिप्टॉन, व जीना, जीना डिनोट XE xenon, डिनोट xenon, and रे डिनोट आर्यन, आर्यन मीन्स रेडॉन। Here the total number of inert gases are 6। इनकी संख्या कितनी हुआ करती है? 6। और इसमें अब आपसे कहा जाएगा इनर्ट गैसों में कौन सबसे हल्की है और कौन सबसे भारी है। तो यहाँ हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है और रेडॉन सबसे भारी गैस हुआ करती है। अब एक पहले तो ये पूछा जा सकता है आपके यहाँ, विच इज नॉट इनर्ट गैस इन रिटन बिलो, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। और अक्रिय गैस नहीं है अर्थात नहीं को पहचानने के लिए संपूर्ण संख्या को आपको जानना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो टोटल गैसों की संख्या, इनर्ट गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। अब जैसे जब हम अन्य गैसों की बात करेंगे तो वहाँ
आपको एक और ट्रिक दे सकते हैं, आंटी तेरी सब्जी बासी है, लेकिन इसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे। केवल आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले आप एटमॉस्फेयर का विभाजन देखें, उनमें जो प्रमुख गैसें मात्रा के अनुसार हैं उन्हें आप देखें, और इसे आप याद कर लें। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है, जितनी आपके सामने चर्चा की गई वहाँ से एक प्रश्न अवश्य मिलता है। और अब इसके बाद आप यहाँ पर पाएंगे कि सबसे पहले इसका आप डायग्राम देख लें। इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते समय अगर हम चीज़ों को देख करके, हमारे सामने बहुत सारे डायग्राम चित्र भी रहेंगे तो इससे और आसानी होती है आपको पढ़ने में। यहाँ एटमॉस्फेयर का जब आप डायग्राम देखेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रा दिस डायग्राम। यहाँ ये आपका डायग्राम है, और सबसे पहले इस दुनिया में जितनी भी हाइट का मापन होता है सब सी लेवल से होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम यहाँ लिखेंगे धरातल। धरातल, और धरातल में सी लेवल, इसको आप क्या कहेंगे? धरातल। धरातल और अर्थ सरफेस। ये आपको केवल दिमाग में रखना है कि सी लेवल से सभी ऊंचाइयों का मापन होता है। और यहाँ पर पहला मंडल है क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर निर्धारित की जाती है। यह आपका क्षोभ मंडल, या इसी को आप कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इसी मंडल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप अधिकांश जगहों पर इसको आप गलत पाते हैं। फ्लाइट इन ट्रोपोस्फीयर। यहाँ फ्लाई, इसी यहीं आपके पर्वत, यहीं पेड़ पौधे प्लस आप पाए जाते हैं, प्लस इसी स्फीयर में क्लाउड पाए जाते हैं और वर्षा संबंधी भी घटना होती है। इस स्फीयर का एवरेज हाइट, ये भी बहुत जगहों पर गलत विवरण मिलता है, इसे आप याद कर लें। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज 14 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी हुआ करती है? 14 किलोमीटर। ये वैज्ञानिकों ने बताया है, टीजरेंस डिबार्ट महोदय ने बताया है, न कि इसमें गणित का प्रयोग नहीं होगा कि 8/18 डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज गणितीय एवरेज यहाँ पर नहीं निकालना है। दूसरा, इसके बाद अगला मंडल है आपका, अगला मंडल जिसको आप कहते हैं, इसकी हाइट क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर के ऊपर सतह से 50 किलोमीटर तक निर्धारित की जाती है। और इस मंडल को आप स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसमें लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के मध्य मंडल के निचले भाग में 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक में ओजोन गैस की प्राप्ति होती है, और इसके एक परत की प्राप्ति होती है जिसे आप ओजोन परत कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर्स। यहाँ पर आप ओजोन परत की प्राप्ति करते हैं, अर्थात
ओजोन परत की प्राप्ति, ये आपके यहाँ बहुत पूछा जाता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, many times asked in your examination, so all of you remember it. Ozone layer is found in stratosphere. ओजोन मंडल की प्राप्ति, ओजोन परत की प्राप्ति कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। और इसके बाद अगला मंडल है मध्य मंडल, या इसे आप मीजो स्फीयर कहते हैं। इसी में उल्का पिंड टूटते हुए जब दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें आप मीटियोराइट कहते हैं, मीटियोराइट्स। इसके बाद अगला मंडल है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक निर्धारित की जाती है। इट इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। इस मंडल में 3 परतें होती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। लेयर का अर्थ है परत। किस मंडल में परत की प्राप्ति होती है? आयन मंडल या आयनोस्फीयर में। और इस मंडल का सर्वाधिक महत्व दूर संचार की दृष्टि से है। यहीं से रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें धरातल पर परावर्तित होती हैं। इसके बाद अगला मंडल है एक्सोस्फीयर। अगला मंडल है बहिर्मंडल। इस मंडल में निचले भाग में हीलियम और ऊपरी भाग में हाइड्रोजन जैसी गैस की प्राप्ति होती है। और आप वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित करते हैं 10,000 किलोमीटर तक। 10,000 किलोमीटर। यहाँ पांचों मंडलों का जो सीक्वेंस है, सतह से ऊंचाई के क्रम में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। इस स्फीयर में तापमान में गिरावट आती है। यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन एक बार इसमें पुनः मीजोस्फीयर में टेम्परेचर में गिरावट आती है। यहाँ पुनः टेम्परेचर में वृद्धि होती है और एक्सोस्फीयर में भी तापमान में धड़ल्ले के साथ वृद्धि करता है। और इतनी तेज़ी से इसमें वृद्धि आती है कि 2900 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर बढ़कर के 55-68 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर आप 20 के थोड़ा से ऊपर आप पाएंगे, जिसे कहना होगा 30 से 32 किलोमीटर। यहाँ पर जैव मंडल अर्थात जीवों की प्राप्ति होती है, पाया जाना संभव है। इसीलिए आप इसे जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जैव मंडल और बायोस्फीयर। दूसरा, इसकी ऊंचाई आप कितना निर्धारित करते हैं? लगभग 30 से 32 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या लगभग 80 से 90 फ्रॉम 80 टू 90 किलोमीटर के ऊपर के समस्त भाग को आप विषम मंडल या हेटेरोस्फीयर कहते हैं। और इसी को आप उष्मा मंडल या थर्मोस्फीयर
भी कहते हैं। अर्थात थर्मोस्फीयर संपूर्ण को आप कहते हैं, और उसमें थर्मोस्फीयर का पहला मंडल आइनोस्फीयर और इसके बाद का मंडल एक्सोस्फीयर कहलाता है। जबकि इसके नीचे के समस्त मंडलों में तापमान में लगभग समानता पाई जाती है। अतः इन्हें आप सम मंडल कहते हैं, और दे आर कॉल्ड होमोस्फीयर। अतः इन्हें आप होमोस्फीयर कहते हैं। अगला यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एक परत की प्राप्ति होती है जिसे आप क्षोभ सीमा कहते हैं, या इसे ही ट्रोपोपाज कहते हैं, और इसे ही आप ए लेयर कहते हैं। इस नाम को देने का श्रेय सर नेपियर महोदय को जाता है। वह क्षोभ मंडल और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर दोनों के बारे में बताने की जिम्मेदारी, बताने का श्रेय टीजेरेंस डिबार्ड महोदय को जाता है। टीजेरेंस डिबार्ड महोदय, जो 1.5 से 3 किलोमीटर की मोटाई में स्थित एक परत हुआ करती है। इसके बाद आप स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल के ऊपरी भाग में समताप सीमा या स्ट्रेटोपाज या इसी को आप बी लेयर कहते हैं। मध्य मंडल या मीजोस्फीयर के ऊपरी भाग में 1.5 से 3 किलोमीटर की मोटाई में स्थित परत को आप मध्य सीमा या मीजोपाज या सी लेयर कहते हैं। इसके बाद सी लेयर, टी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और आयन मंडल के ऊपर की सीमा को आप आयन सीमा कहते हैं, which is also called ionopause or जी लेयर। तो यहाँ जो अभी तक आप इन परतों को देख रहे थे, DEF नाम कैसे आया, तो यहाँ ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। ये आपका वायुमंडल का डायग्राम है। इसे आप लोग बना लें, याद कर लें, और इसके बारे में आपको सरल तरीके से समस्त विशेषताओं को इंगित कर दिया जाएगा, जहाँ से आपके एग्जाम में श्योर एक प्रश्न आता है, सुनिश्चित है। और एक यहाँ से बनता है, दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, धवलता, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग से बनता है। तो दोनों मिलाकर एक वहाँ से बड़े आराम से बनता है और दूसरा यहाँ से बनता है, और सदैव आता है। यही इस टॉपिक की खासियत है। तो यहाँ पहला प्रश्न मंडलों का आप ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इन मंडलों को आप पढ़ें। और यहाँ पर जो लेयर्स की चर्चा की गई है,
इन्हें भी आप देखिए। पूरे डायग्राम को आप याद करें और यहाँ से आप बड़े आसानी से अंक को प्राप्त कर सकते हैं।